अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टैक्सेशन मैनेजमेंट में आज टॉपिक है हमारा इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जैसे कि हम डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम कुछ क्लियर करना चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कौन से ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता, जो एग्जेम्प्टेड हैं। या तो फुली एग्जेम्प्टेड होंगे या पार्शली एग्जेम्प्टेड होंगे या कोई कंडीशन दी जाएगी आपको। यानी कुछ ऐसी इनकम है, कुछ ऐसी अर्निंग्स हैं, रेवेन्यू सोर्सेज हैं जिनको इस्तिस्ना करार दिया गया है, जो मुस्तस्ना हैं, जिन पे कोई टैक्स नहीं है या टैक्स नहीं होगा या टैक्स की रेशो कम होगी या कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी आपको। जैसा कि स्कॉलरशिप को देख लें, अगर कोई पर्सन स्कॉलरशिप लेता है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। या तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कुछ टाइम के लिए एग्जम्पशन कर देती है, एग्जेम्प्टेड कर देती है टैक्स से। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। Section 41 to 51 of Income Tax Ordinance 2001 provide a list of items which either have been exempted fully from tax or some concession in the tax has been provided on them. Moreover, Section 53 specifies that items mentioned in the second schedule will be completely exempted from tax or exempt from tax subject to fulfillment of certain conditions, or will be liable to pay tax at lower rates, or will be allowed a reduction in tax liability, or will be exempt from the operation of certain provisions of Income Tax Ordinance 2001. हमने 5 क्लासेस या कंडीशंस देखी। या तो ऐसा होगा कि फुली टैक्स नहीं होगा किसी भी इनकम पर या अलाउंस पर या बेनिफिट पर, या फिर ये होगा कि कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी कि अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, एक इंडिविजुअल, एक नेशनल, एक रेजिडेंट, तो उस पर टैक्स नहीं होगा। या फिर ऐसा होगा कि रेट कम दिया जाएगा, उसे रेट कम होगा। जैसे आप बजट जो देने जा रही है गवर्नमेंट, नेक्स्ट बजट 21-22 का, इसमें जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल हैं इनको टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है, डॉक्टरों को टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है। तो रीज़न क्या है? कोविड की वजह से टैक्स एग्जम्पशन दी जा रही है। यानी जैसे सीपैक को देख लें, सीपैक में काफ़ी प्रोजेक्ट्स को, बिजनेसेस को एग्जम्पशन दी गई है। सोलराइजेशन को देख लें, टैक्स एग्जम्पशन दी गई है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स या रेवेन्यू सोर्सेज ऐसे होते हैं, बिजनेसेस, जिन पे गवर्नमेंट एग्जम्पशन दे सकती है। इसी तरह की विल बी अलाउड अ रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी और विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। या तो ऐसा होगा आप टैक्स लाइबिलिटी पे एग्जम्पशन दी जाएगी या कुछ ऑपरेशंस पर। यानी अगर कोई पर्सन ज़कात पे करता है तो वो उसके टैक्स से, टैक्स जो उसकी टैक्सेबल इनकम बन रही होगी या टैक्स पेएबल जो अमाउंट बन रहा होगा उससे उसको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन फुली ज़कात पे डिडक्शन नहीं है। रेट दिया जाएगा कि कितनी ज़कात आप पे कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन उससे ज़्यादा पे करता है तो जो अलाउ है वो उतनी माफ़ होगी, बाकी वो इनकम कंसिडर की करेगा, इनकम रिटर्न में एज अ इनकम कंसिडर की जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सच एग्जेम्प्टेड इनकम हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001. The federal government is empowered under the above mentioned sections to make any change in this list and the conditions mentioned for exemption. However, it is necessary that such changes should be notified in the official gazette. The federal government is bound to place all such amendments before the National Assembly. अगर गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को कोई एमनेस्टी स्कीम देती है, कोई एग्जम्पशन देती है, वो जुडिशरी हो, वो आर्म फोर्सेस हों, वो कोई डिपार्टमेंट हो, वो कोई एम्प्लॉयज़ हों, एम्प्लॉयर हों, वो बिजनेसेस हों, कोई भी सेक्टर हो, जिसे गवर्नमेंट किसी ख़ास टाइम के लिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मेडिसन से रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं मेडिकल फील्ड के, या फार्मासिस्ट हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं मेडिसन की, जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको अगर गवर्नमेंट इस्तिस्ना कर रही है, मुस्तना कर रही है, एग्जम्पशन दे रही है, टैक्स एग्जम्पशन दे रही है, तो फिर गवर्नमेंट को नेशनल असम्बली के सामने, अपने एमएनएज के सामने, कबीना या कैबिनेट में इस बिल को पास करवाना होगा, या इसका कोई ऑर्डिनेंस इशू करना होगा, या ऑफिशियल गजट में इसे नोटिफाई करना होगा कि एफबीआर इसे अथॉरिटी यूज़ करते हुए अपनी
नोटिफाई करे तो आप फिर उसे कहेंगे कि इनकम एग्जम्पशन है, अदरवाइज नहीं होगी। यानी अगर गवर्नमेंट थ्रू प्रॉपर चैनल लीगल वेज यूज़ करते हुए कोई अमेंडमेंट करे, एग्जम्पशन दे दे किसी सेक्टर को, तो उसे अप्लाई उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है टैक्स कैलकुलेशन में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इनकम हैं जो एग्जम्प्टेड हैं। वैसे तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं, काफ़ी इनकम्स दी गई बुक में, आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ देख रहे हैं जो आउटलाइन से रिलेटेड है हमारी। और सेक्शन 41 है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम जो है फुली एग्जम्प्टेड नहीं है, पहले फुली एग्जम्प्टेड थी, उसके बाद गवर्नमेंट ने रेट दे दी है कि अगर कोई 15 लाख तक एग्रीकल्चरल इनकम कमाता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, 15 लाख 1 रुपया अगर चला जाता है तो टैक्स। तो हर साल गवर्नमेंट चेंज करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर का टैक्स अब आ रहा है, लेकिन फुल वैसे नहीं है जो एक जनरल पर्सन, एक रेजिडेंट या एक सिटीज़न पे है, वो टैक्स नहीं लगता एग्रीकल्चरल इनकम पर। उसके रीजंस क्या हैं, ताकि फार्मर्स को या इस सेक्टर को, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीगेरियन कंट्री है, बैकबोन है एग्रीकल्चर, तो इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, इसीलिए इस पे टैक्स एग्जम्पशन दी गई है, इस्तिस्ना दिया गया है। Agricultural income discussed in detail in chapter 2nd is completely exempted from tax, although many changes have been brought regarding the agricultural income since past few years. Yet presently the agricultural income received by a person is fully exempted from tax. A major change has been brought from tax year 2003. From this year onward, the person whose total income includes income from agriculture on which tax is payable to the province, and such income from the agriculture exceed rupees 80,000, different rate of taxes are applied. However, with effect from tax year 2006, this differentiation in the rates has been withdrawn at present. अब देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम पे मैंने आपको कहा कि टाइमली गवर्नमेंट चेंज करती है रेट। आप सेकंड चैप्टर में देख सकते हैं एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहा जाएगा, डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई इमारत बनाता है और उसका मकसद क्या हो, एग्रीकल्चरल लैंड को या फसल को, क्रॉप को अगर बेनिफिट या फ़ायदा देना हो तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा। यानी एग्रीकल्चरल लैंड पे जितनी भी प्रोडक्शन होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी। अगर कोई पर्सन किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे कोई भी बिल्डिंग बनाता है और उस बिल्डिंग का जो रेंट लेता है वो रेंट एग्रीकल्चर मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ हो, तो उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा, उसे रेंटल इनकम नहीं कहा जाएगा। इस तरह डिफरेंट आप देख सकते हैं। जस्ट हमने यहाँ ये देखना था कि अगर आप न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट करें और वहाँ एग्रीकल्चरल इनकम आए तो एग्रीकल्चरल इनकम के हमारे पास रेट अवेलेबल होंगे, हम नए रेट्स लाएंगे, उन रेट्स के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे। जो इसी ईयर में अब गवर्नमेंट बजट देने जा रही है, या प्रीवियस जो रेट थे उन रेट्स को देखें तो गवर्नमेंट ने रेट चेंज किए। ये 2006 तक के हमने रेट पढ़े हैं, इसके बाद गवर्नमेंट ने रेट चेंज किए। जैसे मैंने आपको कहा 15 लाख पे टैक्स नहीं है, 15 लाख 1 रुपया अगर कोई एग्रीकल्चरल इनकम कमाता है तो 1 रुपी पे उस पर टैक्स आएगा, 15 लाख पे नहीं आएगा। अब गवर्नमेंट नया बजट लाएगी तो उसमें देखा जाएगा कौन सा रेट या क्या रेट दिया जाता है। इसी तरह सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, पेंशन। पेंशन किस तरह एग्जम्प्टेड है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। Positions regarding pension is summarized below. Pension received by a former employee of Pakistan Armed Forces, federal government or provincial government is not taxable. कोई भी फेडरल गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड पर्सन या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो पेंशन लेता है उस पर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पेंशनर है। अगर उस पर टैक्स लगता है तो उसकी पेंशन मज़ीद कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्योंकि फैसिलिटेट करना है ऐसी कम्युनिटी को, इसीलिए टैक्स नहीं होता। The pension received from the United Nations or its specialized agencies by citizen of Pakistan is exempted, provided that salary of such person was also not taxable under Pakistani income tax law. कोई भी पर्सन अगर ऐसे कोई भी इदारे, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस हैं, या ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम कर रहे हैं, तो इनके कोई भी एम्प्लॉयज़ जो पाकिस्तानी सिटीज़न हों उनकी पेंशन पे टैक्स नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि उनकी सैलरी जितनी बनती है वो सैलरी पाकिस्तानी, जो वैसे 4 लाख पे टैक्स नहीं है सैलरी पर्सन और 4 लाख 1 रुपये पे टैक्स है, तो अगर इतनी सैलरी बन रही है उसकी तो वो टैक्स फिर सैलरी हेड में आ रहा है या नेट में आ रहा है तो फिर टैक्स देगा, अदरवाइज नहीं देगा। The pension received by any citizen of Pakistan from his former employer is exempted. अगर कोई पर्सन दो जॉब कर रहा है, यानी एक जॉब से रिटायर होता है और फिर दूसरी जॉब भी उसे मिल जाती है, आर्म फोर्सेस को आप देख लें, वो आर्मी से जब रिटायर होते हैं तो फर्दर उनकी एज इतनी होती है कि वो और जगहों पे अप्लाई करके या गवर्नमेंट के और इंस्टीट्यूट्स में उनको जॉब्स मिल जाती हैं, या रिटायरमेंट के बाद लोग जॉब ले लेते हैं, करते हैं,
फर्दर जॉब्स कर रहे होते हैं। तो अगर कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होता है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो फॉर्मर फर्स्ट पेंशन होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी, बट सेकंड एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। However, this exemption will not be available if the retired person works for the same employer or associate of this employer in any capacity for any remuneration। लेकिन फिर इसकी एग्जामेशन नहीं होगी कि एक दफ़ा एक इदारे को रिटायरमेंट के बाद दोबारा उसे ज्वाइन कर लिया जाए। यानी आप देखते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं तो दोबारा प्रोजेक्ट्स पे, फिक्स पे या डेली वेजेस पे ज्वाइन कर लिया जाता है। तो ऐसे फिर अगर दोबारा उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया गया तो उस पर फिर टैक्स लगेगा। कोई भी कैपेसिटी हो, कोई भी रिम्यूनरेशन ले रहा हो, उसे एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा और फिर टैक्स पे करना होगा उस पर्सन ने। एनी पेंशन ग्रांटेड अंडर द रूल्स टू फैमिलीज and the dependents of shaheeds belonging to Pakistan Armed Forces is completely exempted। अगर किसी भी आर्म फोर्सेस की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर आर्म फोर्स का कोई पर्सन, कोई सोल्जर, कोई भी वर्कर शहीद है, शहीद कंसिडर किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो उसके कोई भी हायर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको कोई भी रेवेन्यू, कोई भी इनकम, कोई भी पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, अलाउंस दे रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस अ पर्सन रिसीव्स मोर देन वन पेंशन ओनली द अमाउंट ऑफ हायर पेंशन विल बी एग्जेम्प्टेड। और इसी तरह अगर कोई पर्सन दो पेंशन ले रहा है तो उसमें देखा जाएगा हायर पेंशन कौन सी है, वो एग्जेम्प्टेड होगी। सेकंड पेंशन उसकी जो लीस्ट वैल्यू होगी, लोअर होगी, वो एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। तो यहाँ भी जैसे हम कहते हैं लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट, तो इसी तरह का यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है कि विच एवर इज हायर, अगर पर्सन दो पेंशन लेता है, देखा जाएगा कौन सी पेंशन हायर है, उस पेंशन को एग्जम्पशन दी जाएगी और बाकी दूसरी पेंशन जो होगी सेकंड, उस पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। कुछ लोग जब रिटायर होते हैं तो उनको लीव रिटायर इनकैशमेंट मिलती है कि उनकी छुट्टियां होती हैं, बच गई होती हैं, उनकी पेमेंट दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पेमेंट देती है। यानी अगर डेली 1200 या 2000 बनते थे तो 1000 की बेसिस पर उस पर्सन को पेमेंट मिल रही होती है। बेसिक पे जो उसकी डेली बन रही होती है वो उसको गवर्नमेंट पे करती है, जिसे कहा जाता है इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। कि रिटायरमेंट के टाइम जितनी भी छुट्टियां बच चुकी होती हैं, 1 साल बनता है, वो 300 दिन बनते हैं, या फॉर एग्जांपल 200 दिन बनते हैं, इनकी अगर पेमेंट मिलेगी तो इसको देख लें इस पे क्या कंडीशन आ रही है। एनी सम रिप्रेजेंटिंग एनकैशमेंट ऑफ लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। क्योंकि ये पेंशन के नेट में आता है, जिस पर्सन को रिटायरमेंट के टाइम छुट्टियां उसकी बच गई हैं, रिटायरमेंट के टाइम छुट्टियां उसके हैं, कि या तो वो कैश करे इन्हें या यूटिलाइज करे, तो वो कैश अगर करना चाहता है तो इसकी भी इस पे भी टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जब लोग रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़, तो रिटायरमेंट के टाइम एक ग्रेचुइटी मिलती है जो मुकम्मल उसने एक एम्प्लॉई ने और एम्प्लॉयर ने जो डिपॉजिट रहा और उस पर इंटरेस्ट आता रहा, और रिटायरमेंट के टाइम 20 लाख, 30 लाख या कोई एक सम होता है, लमसम अमाउंट, अगर किसी भी पर्सन को दिया जाए तो इस पर टैक्स नहीं होगा। क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी सैलरी पे हर साल टैक्स देता रहा है और ये अमाउंट उसकी सैलरी से डिडक्शन थी, इसीलिए इस पे टैक्स नहीं होगा। If any amount is received as a gratuity or commutation of pension by an employee on his retirement or by his heirs on the death of employee, the exemption is provided according to the following rules. If the amount is received from government, local authority, a statutory body or the corporation, whole amount is exempted from tax। अगर इन इदारों से कोई भी पर्सन अपना लमसम अमाउंट या ग्रेचुटी लेता है रिटायरमेंट के टाइम या उसके हायर्स, तो कोई टैक्स नहीं होगा। इफ़ अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम अ ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगेन द होल अमाउंट इज नॉन टैक्सेबल। अगर कोई भी ऐसा अमाउंट किसी पर्सन को दिया जा रहा है उसकी रिटायरमेंट के टाइम, जिसे कमिश्नर, FBR कमिश्नर जो होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, वो अगर उसे अलाउ कर दे या उसे नॉमिनेट कर दे, नोटिफाई कर दे कि नॉन टैक्सेबल है, तो एग्जेम्प्टेड होगा। If the amount is received from an organization which gives the facility of gratuity to all of its employees, an amount up to 3 lakh is exempted from tax।
अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में तमाम एम्प्लॉइज़ को 3 लाख तक ग्रेचुटी देती है, तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उस इदारे ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने 3 लाख पे टैक्स नहीं रखा। यानी ग्रेचुटी कंसीडर की गई है मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन इससे ज़्यादा जितना भी अमाउंट दिया जाएगा अपने एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन देगी पेंशन के टाइम, पे टैक्स लगेगा। In case the amount is being received from an organization where A, B and C above do not apply, अगर ये तीन कंडीशंस किसी भी पर्सन पे अप्लाई नहीं होती जो अमाउंट ले रहा है ग्रेचुटी का, 50% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और ₹75,000 विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। फिर देखा जाएगा कि एक पर्सन कितना पैसे ले रहा है, यानी अगर कोई पर्सन इस हेड में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी नहीं है, सेकंड कंडीशन भी नहीं लग रही कि उसे कमिश्नर ने अलाउ नहीं किया, थर्ड कंडीशन नहीं लग रही कि वो किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है जहाँ 3 लाख तक पेंशन ग्रेचुटी हर किसी को दी जाती है, तीनों कंडीशंस नहीं लग रही। थर्ड में ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहाँ ग्रेचुटी दी जाती है, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, कमिश्नर ने भी अलाउ नहीं किया और 3 लाख की कंडीशन भी नहीं थी, तो फिर क्या होगा कि देखा जाएगा 50% जो अमाउंट लिया, अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल 2 लाख लेता है, 2 लाख ले रहा है या और 2 लाख ले रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ग्रेचुटी का फिक्स अमाउंट रेट नहीं रखा हुआ, 2 लाख का 50% 1 लाख होता है, 7,75,000 की कंडीशन आ गई तो 75,000 इसे जैसे हमने कहा एफ अमाउंट रिसीव्ड भी 75,000 विच एवर इज लेस, अब 75 लेस हैं ये एग्जेम्प्टेड होंगे, बाकी वो जो 25,000 बन रहे हैं 1 लाख पे, उस पर टैक्स देगा ये पर्सन। In the following cases, the amount will be fully taxable. Amount received outside Pakistan, इस पर टैक्स लगेगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर फ्रॉम हिज कंपनी इफ द डायरेक्टर इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर कोई भी ग्रेचुटी लेता है और रेगुलर डायरेक्टर नहीं है तो उस पर टैक्स लगेगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय हु इज नॉट अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई नॉन रेजिडेंट है और वो एम्प्लॉय कहीं से भी ग्रेचुटी लेता है तो उसको भी टैक्स देना होगा। Amount of gratuity received by an employee who has already received gratuity from the same or any other employer, अगर कोई पर्सन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में डबल जॉब यानी एक तरफ जॉब करते हैं ग्रेचुटी ले लेते हैं, फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सिलेक्शन हो जाती है और फिर ग्रेचुटी लेता है तो उसको टैक्स देना होगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन सेम एम्प्लॉयर से, पहले जिस एम्प्लॉयर से उसने ग्रेचुटी ली उसी एम्प्लॉयर यानी उसी ही ऑर्गेनाइजेशन से फिर ग्रेचुटी, तो इस पे भी टैक्स देना होगा, ये एग्जाम्पशन नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फैसिलिटी ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन अगर किन लोगों को एग्जेम्प्टेड है, द फैसिलिटी ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट टैक्सेबल, जिन लोगों को एकोमोडेशन यानी घर दे दिया जाता है, बंगला दे दिया जाता है, हाउस फैसिलिटी दी जाती है, तो देख लें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नर्स, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी एंड एयरफोर्स, कोर्ट कमांडर्स, फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये जो भी लोग कंडीशंस आई पर्सनैलिटीज़ की, इन लोगों पे टैक्स नहीं है, इनको अगर एकोमोडेशन दी जाए तो ये उनका उसका टैक्स फैसिलिटी का टैक्स नहीं देंगे, एग्जम्प्टेड होगा। फैसिलिटी ऑफ कन्वेंस एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, अगर किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल को एंटरटेनमेंट या रिफ्रेशमेंट अलाउंस भी दिया जाता है और कन्वेंस फैसिलिटी भी दी जाती है, कन्वेंस क्या है, गाड़ी दे दी गई, और एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है ये मंथली इनको दे दिया जाता है। इसको देख लें किन लोगों पे एग्जम्प्टेड है, प्रोविंशियल गवर्नर्स, जो भी गवर्नर्स होंगे सूबों के, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, कोर कमांडर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो होते हैं इन पे टैक्स लगेगा, इनको अगर ऐसी फैसिलिटी दी जाती है तो टैक्स देंगे, लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट के जो एमएनएज होते हैं इन पे टैक्स नहीं होगा, इन्हें इस्तिस्ना है। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं मेडिकल चार्जेस और हॉस्पिटल चार्जेस। द फॉलोइंग फैसिलिटीज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड, दीज आर इन द accordance with the term of employment, free provision of medical treatment to the employee, किसी भी एम्प्लॉई को अगर इदारे ने फ्री ट्रीटमेंट दी मेडिकल की तो वो माफ़ होगी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय बोर्न बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर हॉस्पिटल का कोई भी एक्सपेंस पे कर दे अपने एम्प्लॉय का, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल ट्रीट और हॉस्पिटल चार्जेस आर बोथ पेड बाय हिम, अगर या तो हॉस्पिटल के चार्जेस इदारा पे कर दे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉय खुद पे करे और एम्प्लॉयर से उसके रिम्बर्समेंट करवाए, उसकी दोबारा वसूली करे, तो इस पे भी कोई टैक्स नहीं होगा। It is necessary in all the above cases that national tax number of the hospital or clinic is provided and the employer also certifies and attests the medical or hospital bill, मेडिकल का हॉस्पिटल बिल इम्प्लाई का अटेस्टेड करे एम्प्लॉयर,
और एनटीएन नंबर हॉस्पिटल का या क्लिनिक का ज़रूर होना चाहिए, फिर एग्जामेशन होगी, अदरवाइज एग्जामेशन नहीं होगी। मेडिकल अलाउंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहाँ इलस्ट्रेशन देख लें ज़रा। If free medical treatment, hospitalization, or reimbursement of expenditure is not provided to employee, any medical allowance received by him will be exempted up to a maximum of 10% of the basic salary. अगर एक पर्सन को हॉस्पिटल के कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई, ऑर्गेनाइजेशन के अपना कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक या अपना कोई डॉक्टर या ऐसा कोई बोर्ड नहीं है, मेडिकल बोर्ड जो उसे फैसिलिटेट करता, तो फिर क्या है, उसको सैलरी में अलाउंस मिलता है। जैसे हर एम्प्लॉय को सैलरी में एक मेडिकल की अलाउंस दिया जाता है, तो अलाउंस फुली एग्जेम्प्टेड नहीं होता, अलाउंस की एक रेशो एग्जेम्प्टेड है। क्वेश्चन देख लें। मिस्टर जहाजेब रिसीव्ड अ बेसिक सैलरी ऑफ 17,000 पर मंथ during the year ended 30/6/2018. He also received medical allowance amounting to rupees 25,000 from his employer during the year. His employer has not provided him any other medical facility. What will be his total income? एक एम्प्लॉय है जिसकी एक महीने की बेसिक सैलरी है 17,000, हम पर मंथ कह रहे हैं, 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास जो उसकी सैलरी आ जाएगी टोटल 2,04,000। इसी तरह इस एम्प्लॉय को जब ईयर एंड होता है 25,000 का अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इसने कितना लिया, 25,000 का इनकम है, बेनिफिट लिया इसने, लेकिन सारा मेडिकल अलाउंस इसका एग्जेम्प्टेड नहीं होगा या सारे पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स किससे पे लगेगा, बेसिक सैलरी के 10% इसे माफ़ है, बाकी ये टैक्स देगा। तो हम बेसिक सैलरी कितनी हमारे पास बन गई 2,04,000। 2,04,000 का जब हम एग्जेम्प्टेड, देखें हमने लिखा एग्जेम्प्टेड अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 10% निकालते हैं तो ये हो जाता है 20,400। 20,400 25,000 से लेस करें तो 4,600 पे इसने टैक्स देना होगा, बाकी 20,400 इसे सस्ना है, एग्जेम्प्टेड है। टोटल इनकम बन गई इस पर्सन की 2,08,600। अब एक साल में एक पर्सन 2,08,600 अर्न कर रहा है, इस पे टैक्स नहीं आएगा क्योंकि 4,01,000 पे टैक्स है। ये अंडर 4 लाख आ रहा है तो इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट था इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स का। आप और भी हेड पढ़ सकते हैं, बुक में देख सकते हैं, चैप्टर पढ़ सकते हैं, देख लें। डिफरेंट इनकम्स दी गई, सोर्सेज दिए गए हैं, ये कोई ज़रूरी थे जो हम न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत होंगे, जिनके हमने आगे जिनकी ट्रीटमेंट करनी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ ऐड की हैं। फर्दर अगर आप खुद रीड आउट करते हैं और कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ किसी टॉपिक पे आप बात करना चाहें डिस्कशन, तो आप ज़रूर कमेंट कर लें ताकि उन पे हम कोई लेक्चर फिर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।